शुरू करते हैं आज का वीडियो। पैरासिटिज्म पढ़ते हैं सबसे पहले। पैरासिटिक मोड जो होता है, इट इंश्योर्स फ्री लॉजिंग एंड मील्स, यानी मुफ्त में रहना और खाना पैरासाइट्स को नसीब होता है। और पैरासिटिज्म जो है बहुत सारे ऑर्गेनिम्स, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टेक्सोनोमिक ग्रुप्स में इवॉल्व हुआ है, प्लांट से लेकर हायर वर्टिब्रेट्स तक। बहुत सारे पैरासाइट्स जो हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी वो एक सिंगल होस्ट के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। ऐसा होने पर यह देखा जाता है कि होस्ट और पैरासाइट को इवॉल्व करते हैं। मतलब अगर होस्ट के फीचर्स में कोई चेंज आता है तो पैरासाइट की स्ट्रेटजीज में भी चेंज आता है, पैरासाइट के फीचर्स में भी चेंज आता है। इसको बोलते हैं को इवॉल्व होना। दैट इज, if the host evolves special mechanism for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanism to counteract and neutralize them in order to be successful within the same host species. अगर उसी सेम होस्ट के अंदर उस पैरासाइट को सक्सेसफुल होना है तो जैसे जैसे होस्ट में अपने स्ट्रेटजीज़ को चेंज करता है, अपनी बॉडी स्टाइल को चेंज करता है, जीने के तरीके को चेंज करता है, वैसे वैसे पैरासाइट जो है वो भी अपने आप को चेंज करता है। वही पैरासाइट्स आगे चल के अपने जीन्स पास करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, जो अलग होते हैं। इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफस्टाइल्स, पैरासाइट्स इवॉल्व्ड स्पेशल एडाप्टेशंस सच एज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। अब देखो, पैरासाइट्स जो होते हैं वो ट्रिकी कंडीशन में, यानी कुछ अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस में रहते हैं। कुछ पैरासाइट्स हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। अलग प्रकार के सेंस ऑर्गन्स की उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। और उनको क्या रिक्वायरमेंट है? उनको रिक्वायरमेंट है एडहेसिव ऑर्गन्स की, उनको रिक्वायरमेंट है सकर्स की। सकर जो हैं जो ब्लड को सक करने में हेल्प करेंगे या सैप को सक करने में हेल्प करेंगे। एडहेसिव ऑर्गन्स जो अटैचमेंट का सरफेस प्रोवाइड करेंगे, अटैचमेंट में हेल्प करेंगे उनकी। सकर्स और एडहेसिव ऑर्गन्स के कारण होस्ट के साथ जो अटैचमेंट है और फिर न्यूट्रिशन गेन करने का जो काम है वो बेहतर तरीके से होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम भी कुछ जो होस्ट और पैरासाइट रिलेशनशिप में देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जिन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी लॉस कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि उनको बना बनाया रेडीमेड न्यूट्रिशनल जो वैल्यू रखता हुआ फूड जब उनको मिल रहा है तो उनको डाइजेशन करने की क्या रिक्वायरमेंट है? ज़्यादा बड़े डाइजेस्टिव सिस्टम की उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज दे आर सकिंग the nutrients from blood which are already in the digested form, so most of them have lost their digestive system. एंड देखो, एक और स्ट्रेटजी है जो पैरासाइट अपनाते हैं, दे हैव हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। मतलब वो अपना नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, ताकि होस्ट भी तो देखो कोई ना कोई तरीका अपना रहा होगा, होस्ट भी तो पैरासाइट को हटाने के लिए जी जान से जुटा होगा। तो पैरासाइट क्या करता है, अपना रिप्रोडक्शन जो है उसको तेज़ रखता है, और ऐसा करने से वो अपने आप को बचा पाता है विद इन द होस्ट। तो होस्ट चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पैरासाइट जो है फिर भी बच सकता है। जो पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल होती हैं
वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। हो सकता है उसमें एक से ज़्यादा भी होस्ट हो सकता है वेक्टर का भी यूज़ हो, जैसे कि हम पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के केस में जो वेक्टर है जो उसको कैरी करता है, दैट इज़ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। तो वेक्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं पैरासाइट्स। ह्यूमन लिवर फ्लूक जो कि एक ट्रीमेटोड पैरासाइट है, इट डिपेंड्स अपॉन 2 इंटरमीडिएट होस्ट्स। तो जो लिवर फ्लूक है उसको 2 होस्ट चाहिए, एक स्नेल है और एक फिश है। ये इंटरमीडिएट होस्ट है, और जो फाइनल होस्ट है दैट इज द ह्यूमंस। यानी जो एक्वेटिक बॉडीज हैं हमारे ह्यूमन ड्वेलिंग्स के आसपास, उनके हेल्प से ये जो लिवर फ्लूक है ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। यानी स्नेल और फिश इंटरमीडिएट होस्ट का काम करते हैं, तब जा कर के लाइफ साइकिल लिवर फ्लूक का पूरा होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल के बारे में, कि एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट तक हो सकते हैं, वेक्टर तक हो सकते हैं इनकी लाइफ साइकिल में। तो ये एक एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं इसमें। जो मलेरियल पैरासाइट होता है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, उसको कौन सा वेक्टर चाहिए? मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, ताकि वो होस्ट तक फैल सके। बहुत सारे मेजॉरिटी जो पैरासाइट्स हैं देखा जाता है कि दे हार्म द होस्ट, होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासिटिक रिलेशनशिप भी वही रिलेशनशिप है कि व्हेन दे लिव within the body of host or outside the body of host, they harm the host. They may reduce the survival, growth or reproduction of host and reduce its population density. वो उसके सर्वाइवल के चांस को कम कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को घटा देते हैं, उसके रिप्रोडक्शन करने के तरीके को जो है उसको क्षति पहुंचाते हैं, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करते हैं। और पैरासाइट्स के कारण होस्ट जो है वो वल्नरेबल हो जाता है प्रीडेशन के लिए। मतलब अगर पैरासाइट्स बहुत सारे उसकी बॉडी पर हैं तो वो कमज़ोर पड़ जाता है, और हो सकता है कोई प्रीडेटर उसको खा ले और उसको फिज़िकली वीक, भाई वो फिज़िकली वीक था तभी तो ऐसा हो पाया। और फिज़िकली वीक क्यों हुआ? बिकॉज पैरासाइट्स उसकी बॉडी में प्रेजेंट थे। तो आपको क्या लगता है, डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट? आपको क्या लगता है कि एक आइडियल पैरासाइट वो होना चाहिए जो होस्ट के अंदर तो रहे पर उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए? अगर ऐसा है तो क्यों ना नेचुरल सिलेक्शन ऐसा करे? क्यों नहीं ऐसे पैरासाइट इवॉल्व हो रहे हैं जो टोटली हार्मलेस हों, जिससे कि एक हार्मोनी बनी रहे पैरासाइट में और होस्ट में? तो हम आंसर इसका देंगे, अगर नेचुरल सिलेक्शन ने ऐसा किया है तो फिर अगर आप कहें कि पैरासाइट जो है वो हार्मलेस हो गया है, तो फिर तो आप ये कहेंगे कि ये जो इंटरेक्शन है ये तो कमेंशनलिज्म है, ये तो कमेंशनलिज्म है। ये जो नेक्स्ट रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे ये तो ये हो जाएगा। अगर पैरासाइट बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा रहा है तो उसका मतलब क्या है? कमेंशनलिज्म हो गया है। होस्ट को पैरासाइट से कोई फ़ायदा नहीं है तो ज़ीरो, बट पैरासाइट को होस्ट से फ़ायदा है प्लस। ओके, सो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कमेंशनलिज्म। तो हम ऐसा होते हुए देखते हैं कि ऐसा हुआ है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन व्हाट हैपेंड, कुछ ऐसे पैरासाइट्स थे जो बॉडी में रहते थे जो अब कमेंशल हो गए हैं। क्या हो गए हैं? मतलब
वो हमारी बॉडी के साथ जीना सीख गए हैं और हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो दे आर कमेंशल्स। तो इस तरह से हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पैरासाइट्स that feed on the external surface of host organisms are called as ectoparasites. एक्टोपैरासाइट क्या है? जो हमारी होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं। सबसे ज़्यादा आसान एग्जाम्पल है लाइस का, जो ह्यूमंस के ऊपर पाई जाती है, और टिक्स का, जो डॉग्स के ऊपर पाए जाते हैं। बहुत सारी मैरीन फिश हैं, उनके ऊपर भी एक्टोपैरासिटिक कॉपीपॉड्स अटैच रहते हैं। तो ये सारे एक्टोपैरासाइट्स हैं। कस्कुटा जो है, it is ectoparasitic plant which is commonly found growing on the hedge plants. This cuscuta has lost its chlorophyll and leaves in the course of evolution. ये जो कस्कुटा है, इसको अमरबेल कहते हैं। इस अमरबेल ने अपने क्लोरोफिल और अपनी लीव्स को खो दिया है एवोल्यूशन के दौरान, और ये पूरी तरह से अब सैप पर डिपेंडेंट है, प्लांट सैप पर डिपेंडेंट है। So, it derives its nutrition from the host plant which it parasitizes. The female mosquito is not considered a parasite. फीमेल मॉस्किटो को हम एक पैरासाइट नहीं मानते, क्योंकि ये फीमेल मॉस्किटो जो है अपने फूड के लिए ब्लड को नहीं ले रही है, अपने न्यूट्रिशन के लिए बॉडी को ले रही है। कौन से न्यूट्रिशन के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए केवल। तो क्योंकि फीमेल मॉस्किटो टेम्परेरीली, पहली बात तो ये टेम्परेरी अटैच होती है, और उसके बाद उसे केवल ब्लड की रिक्वायरमेंट जो है वो केवल अपने रिप्रोडक्शन को पूरा करने के लिए है, इसीलिए इसको टेम्परेरी पैरासाइट की श्रेणी में रखा जाता है, या आप ये कहें कि इसको पैरासाइट पूरी तरीके से कंसिडर नहीं किया जाता। एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट के अंदर रहते हैं, अलग अलग साइट्स पर रहते हैं वो। जैसे हो सकता है वो लिवर में रहें, किडनी में पहुंच जाएं, लंग्स में रहें, आरबीसी में रहें। तो अलग अलग इनके साइट्स हो सकते हैं जहाँ पर ये अपना जीवन जी सकते हैं। Life cycle of endoparasites are more complex because of their extreme specialization. इनकी लाइफ साइकिल और काफ़ी कॉम्प्लेक्स मानी जाती है, बिकॉज इनको काफ़ी स्पेशलाइज करना पड़ता है उस साइट पर रहने के लिए जो बॉडी के अंदर होती है, और इसीलिए इनके जो मॉर्फोलॉजी है वो ज़्यादा खास नहीं होती देखने में। फीचर्स बहुत सिंप्लीफाइड होते हैं ताकि ये अपना रिप्रोडक्शन को करते रहें बस। इनके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं होते, केवल अपने टारगेट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे सक्कर्स का प्रेजेंट होना, हुक्स का प्रेजेंट होना इनकी बॉडी पर, डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस हो जाना, ये सब। ब्रूड पैरासिटिज्म भी एक प्रकार का पैरासिटिज्म है जो देखा जाता है बर्ड्स में। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें एक पैरासिटिक बर्ड एग ले करती है होस्ट बर्ड के नेस्ट में। वो पैरासिटिक बर्ड है कोयल, जो क्रो के नेस्ट में अपने एग्स रखती है। ऐसा करने के समय वो इस बात का भी ध्यान देती है, सपोज ये नेस्ट है तो वो इस बात का ध्यान देती है कि ये जो एग्स हैं इनके नंबर्स चेंज ना हो ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है वो एक दो एग्स को बाहर निकाल के फेंक देती है, तब जाके अपने एग्स को वहाँ पर रखती है, ताकि जो नंबर्स हैं वो बदले नहीं, क्योंकि अगर नंबर चेंज हो जाएगा तो क्रो को शक हो सकता है। तो कुकू क्या करती है, क्रो के नेस्ट पर आएगी और एक या दो एग उसके निकाल करके वहाँ से हटा देती है, और फिर अपने एग वहाँ पर
ले कर देती है, जिसकी वजह से, और एक और ख़ास बात कि ये जो एग होते हैं वो रिजेंबल करते हैं लगभग होस्ट के एग्स के साथ, यानी उसके जैसे ही दिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो देखो पैरासिटिक बर्ड ने इवोल्यूशन ऐसा किया है, इसके कारण होस्ट के एग्स के जैसे ही साइज़ में और कलर में उसके एग्स हो गए हैं, ताकि होस्ट बर्ड डिटेक्ट ना कर सके फॉरेन एग्स को और उनको अपने नेस्ट से बाहर ना फेंक दे। जो यंग वंस होते हैं वो कुकू के यंग वंस और क्रो के यंग वंस में अगर कंपेयर करें तो कुकू का यंग वन पहले बाहर आता है एग से कुकू का यंग वन पहले बाहर आता है, और उसको न्यूट्रिशन जो है ज़्यादा मिलता है फ्रॉम द क्रो जो है वो मीट तक, जैसे जो कह सकते हैं आप इंसेक्ट्स को खिलाना या वैसे प्रोटीनेशियस डाइट देना, ये सब काम क्रो का है, क्रो कर सकता है। तो क्रो उसको बच्चे को इंसेक्ट्स या दूसरे प्रोटीनेशियस डाइट्स देता है, जबकि कुकू ये काम नहीं कर पाती। कुकू ने क्यों अपने यंग वंस के लिए क्रो को चुना? बिकॉज कुकू जो है वो इंसेक्टिवोरस नहीं है या इस तरीके की जो डाइट है वो नहीं लेती, वो बेसिकली प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो अपने यंग वंस को ज़्यादा प्रोटीनेशियस डाइट मिले उसके लिए वो क्रो के नेस्ट का यूज़ करती है। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म जो है ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कमेंशनलिज्म। इन दिस वन स्पीशीज बेनिफिट्स while the other is not harmed and not benefited। एक को तो फायदा होता है और दूसरी को कोई नुकसान भी नहीं होता और कोई फायदा भी नहीं होता। दैट इज कमेंशनलिज्म। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एक ऑर्किड जो कि एपिफाइट की तरह ग्रो कर रहा है मैंगो ब्रांच पर। अब मैंगो ट्री की ब्रांच है, मैंगो की ब्रांच है, उस ब्रांच पर एक ऑर्किड प्लांट डेवलप हो रहा है। तो ये ऑर्किड जो है एक एपिफाइट की तरह बिलोंग करता है। एपिफाइट्स वो होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। एपिफाइट्स के पास रूट्स भी होती हैं, वो रूट्स जो होती हैं एयर से मॉइस्चर सक करने का काम करती हैं। तो एपिफाइट्स उस प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते जिस प्लांट पर वो ग्रो करते हैं। तो ऑर्किड भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है बार्नेकिल्स। जैसे कि हमने बार्नेकिल का एग्जाम्पल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, बैलेनस और चेथामेलस, इनके एग्जाम्पल पढ़े थे ना हमने। तो बैलेनस जो बार्नेकिल है वो कहाँ ग्रो करता है? इट ग्रोज ऑल्सो ऑन द व्हेल, ऑन द बैक ऑफ द व्हेल। जो व्हेल मछली है उसकी बैक पर बहुत सारे बार्नेकिल्स अटैच रहते हैं, और इससे क्या होता है, उन बार्नेकिल्स को हैबिटेट मिलती है और इधर से उधर जो व्हेल है उनको कैरी करती है, और व्हेल को इससे कोई फायदा नहीं होता। सो मैंगो को कोई फायदा नहीं हुआ और व्हेल को कोई फायदा नहीं हुआ। मैंगो के ऊपर कौन ग्रो कर रहा है? ऑर्किड। और व्हेल की बॉडी पर कौन ग्रो कर रहा है? बार्नेकिल। बार्नेकिल क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो सिसाइल होते हैं, जो एक ही जगह पर अटैच रहते हैं, जैसे कि बैलेनस। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को आपने क्या कहा? कमेंशल रिलेशनशिप, कमेंशनलिज्म हो गया है ये। तो बार्नेकिल क्या है? कमेंशल है, अगर वो व्हेल की बॉडी पर अटैच होता है। और
ऑर्किड भी है कमेंशियल, क्योंकि वो ऐसी रिलेशनशिप शो कर रहा है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, द कैटल इग्रेट, ये एक बर्ड है, एंड द ग्रेजिंग कैटल, भैंस को आपने चरते हुए देखा होगा, गाय को चरते हुए देखा होगा फील्ड में, और उनके बॉडी के ऊपर एक बर्ड आके बैठ जाती है, इसको कैटल इग्रेट बोलते हैं। इस बर्ड का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है इस कैटल के साथ, बिकॉज आप देखेंगे ये रिलेशनशिप जो है कमेंशनलिज्म है। जैसे जैसे वो कैटल ग्रेज करता है फील्ड में, वो गाय या वो भैंस चरती है, वैसे वैसे जो इंसेक्ट्स हैं वो वेजिटेशन में से निकल करके बाहर आते हैं, जो कि इग्रिट का भोजन बन जाते हैं। तो इग्रिट को तो फायदा हो गया ना, पर उस गाय या उस भैंस को कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये कैसा रिलेशनशिप है? कमेंशियल, कमेंशनलिज्म शो हो रहा है यहाँ पर। इग्रिट्स अगर अकेले ये काम करने जाते कि इंसेक्ट्स को खोजना है, तो ये उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता, बट विद द हेल्प ऑफ कैटल इट बिकम्स ईजियर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कमेंशनलिज्म का, दैट इज द interaction between sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish that lives among them। तो अगर आप सी एनिमोन का और क्लाउन फिश का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये कमेंशनलिज्म का एक बेहतर एग्जाम्पल है। सी एनिमोन्स आपको पता है समुद्र में ग्रो करते हैं और उनके टेंटेकल्स होते हैं जिसमें स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। क्लाउन फिश इन्हीं का सहारा लेती है और इनके बीच में आके अपने आप को छुपा लेती है। सी एनिमोन को क्लाउन फिश से कोई फायदा नहीं है, बट क्लाउन फिश जो है उसको अपने प्रीडेटर्स से बचने के लिए ये एक अच्छी जगह लगती है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ कमेंशनलिज्म। द फिश गेट्स प्रोटेक्शन from predators which stay away from the stinging tentacles. The sea anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clownfish. Clownfish को होस्ट करने से सी एनिमोन को कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में कैसा रिलेशनशिप होता है? म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस होता है, यानी दोनों को फायदा होता है। होस्ट को भी, होस्ट नहीं कहेंगे यहाँ पर, हम ये कहेंगे दो ऑर्गेनिजम्स को जो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, दोनों को फायदा होता है। दिस इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट्स टू बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज। एग्जाम्पल लेते हैं पहला, लाइचिन्स। लाइचिन्स में हमें पता है कि एक फंगस होती है और दूसरा फोटोसिंथेटिक एल्गी या साइनोबैक्टीरिया होता है। तो फंगस को क्या बोलते हैं? माइकोबायोन्ट, और फोटोसिंथेटिक एल्गी या बैक्टीरिया को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। एंड बोथ आर म्यूचुअली हेल्पिंग ईच अदर टू सर्वाइव। सेकेंड रिलेशनशिप है माइकोरिजा। इसमें फंगस का रिलेशनशिप है हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ। सो फंजाई is residing on the surface of higher plants or inside the on the surface of roots of higher plants or inside the roots of higher plants. By this way they both are helping each other. Higher plants are providing sugar as well as habitat to the fungi, whereas fungi is in turn providing minerals to the higher plants. So this is kind of mutual relationship. Fungi help the plant in absorption of essential nutrients from the soil, while the plant in turns provide
fungi with energy yielding carbohydrates. The most spectacular and evolutionarily fascinating example of mutualism are found in plant-animal relationship. Plants need the help of animal for pollination. ओके प्लांट्स को एनिमल से क्या चाहिए? उनको उनसे पॉलिनेशन के लिए हेल्प चाहिए. एनिमल्स को प्लांट से क्या मिलेगा? एनिमल्स को प्लांट से फूड मिलेगा. इसीलिए प्लांट क्या करते हैं? फीस देते हैं. एनिमल्स ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फीस. प्लांट फीस देते हैं, उनको रिवार्ड देते हैं. क्या रिवार्ड देते हैं प्लांट उनको? पॉलेंस देते हैं प्लांट्स उनको, नेक्टर देते हैं. तो इसके हेल्प से जो एनिमल्स हैं वो उनकी बहुत सारी मदद करते हैं, है ना. इसके अलावा प्लांट्स क्या देते हैं उनको? फ्रूट्स देते हैं, ताकि आप एनिमल्स उसके पास आएंगे, प्लांट के फ्रूट खाएंगे और उसके बाद जाएंगे तो फिर क्या होगा? सीड डिस्पर्सल होगा. तो क्या ये म्यूचुअलिज्म नहीं है? बिल्कुल है. पर इस म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप का फ़ायदा कुछ चीटर्स उठाते हैं. कुछ ऐसे एनिमल्स उठा लेते हैं जो ना तो पॉलिनेशन कराते हैं, ना प्लांट की कोई हेल्प करते हैं, बस नेक्टर को स्टील करके चले जाते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं? चीटर्स और पॉलिन रॉबर्स. ओके. आपको ये भी पता होगा कि जो प्लांट एनिमल इंटरेक्शंस हैं इसमें को इवोल्यूशन देखा जाता है बहुत सारे केसेस में. यानी जैसे जैसे प्लांट चेंज होता है ऐसे ऐसे एनिमल भी चेंज होता है. Evolution of the flower and pollinator species are tightly linked together with one another. जैसे फिग है, फिग ट्री में there is a tight 1-to-1 relationship with the pollinator species of wasp. ये वास्प है, ब्लास्टोफेजा. ब्लास्टोफेजा वास्प के साथ फिग प्लांट जो है उसका जो पॉलिनेशन मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है इस पर, और दोनों साथ में इवॉल्व कर रहे हैं. इट मीन्स दैट a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species. तो फिग को अगर पॉलिनेशन कराना है तो वास्प ही कराएगा, और वो पर्टिकुलर वास्प है और कोई दूसरा नहीं कराएगा, क्योंकि वही वास्प उसको विजिट करता है. The female wasp uses the fruit not only as oviposition. फीमेल वास्प फ्रूट का इस्तेमाल अपने अंडों को रखने के लिए ही नहीं करती, बट इसके अंदर जो सीड्स डेवलप होते हैं वो नॉरिशमेंट के काम आते हैं आगे चल के लार्वे के लिए. केवल एग्स के लिए ही नहीं, जो लार्वे निकल के आएंगे उनके नॉरिशमेंट के लिए भी वो प्लांट काम आता है. बदले में प्लांट का पॉलिनेशन होता है. द वास्प पॉलिनेट्स द फिग इनफ्लोरेसेंस while searching for the suitable egg laying site. और बदले में वास्प जो है उस फिग प्लांट का पॉलिनेशन करा देता है. तो ये एक अच्छी म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गई. इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ पॉलिनेशन द फिग ऑफर्स वास्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स. थोड़े से सीड्स का उसको प्राइस चुकाना पड़ता है बस फिग को, ताकि उसके जो लार्वे हैं वास्प के आगे चल के वो डेवलप हो जाए, और इससे दोनों का फायदा होता है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. ऑर्किड्स शो a bewildering diversity of floral patterns, many of which have evolved to attract the right pollinator, such as insects, bees, bumblebees, and ensure guaranteed pollination by it. ऑर्किड्स जो होते हैं इनके फ्लोरल पैटर्न बड़े अद्भुत होते हैं, यानी फ्लावर का स्ट्रक्चर.
जो कि अलग अलग प्रकार के पॉलिनेटर्स को अपने पास बुलाने के लिए काम करता है, अट्रैक्शन का, और जिससे कि पॉलिनेशन की गारंटी होती है। लेकिन सारे ऑर्किड्स रिवार्ड दें ऐसा नहीं है। मेडिटेरेनियन ऑर्किड है जिसका नाम है ऑफेरस। ऑफेरस जो होता है वो रिवार्ड नहीं देता, वो सेक्सुअल डिसीट देता है, धोखा देता है पॉलिनेशन कराने के लिए। और किसको धोखा देता है? एक बी को। इस ऑर्किड का जो पीटल है, यानी फ्लावर का जो पीटल होता है, वो बिल्कुल फीमेल बी जैसा दिखता है, साइज में भी, कलर में भी और मार्किंग में भी। यानी ऑफेरिस प्लांट का जो फ्लावर होता है, उसका जो पीटल होता है, इट लुक्स लाइक फीमेल बी। एंड जो मेल बी है वो इस कारण से अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द फ्लावर एंड ट्राइज टू स्यूडो कोपुलेट विद द फ्लावर। यानी कोपुलेशन करने का प्रयास करती है, लेकिन ये झूठा होता है कोपुलेशन। और इस दौरान जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। तो ये तो एक प्रकार का डिसीट है, धोखा है, लेकिन इससे पॉलिनेशन हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ भी को इवोल्यूशन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मतलब उस प्लांट ने अपने फ्लावर को कैसा चेंज किया है अकॉर्डिंग टू द बी। बी के जैसा ही उसका फ्लावर दिखने लग गया है। क्या ये को इवोल्यूशन नहीं है? अगर समानता नहीं होती बी में और प्लांट के पीटल में, तो कैसे सूडो कोपुलेशन होता? यहाँ पर ये आपको शो किया गया है। ये जो है मेल बी है एंड दिस इज द पीटल, सो सूडो कोपुलेशन इज गोइंग ऑन। सो हियर आपको को इवोल्यूशन का एक बढ़िया एग्जाम्पल मिलता है। एक और पॉपुलेशन इंटरेक्शन जिसको हम बोलते हैं अमेंशनलिज्म। ओके, अमेंशलिज्म। ओके, तो अमेंशलिज्म में इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? हियर one living being does not allow other living being to flourish nearby. So एक ऑर्गेनिज्म है जिसको तो कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो, बट दूसरे का नुकसान है, नेगेटिव। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ दिस रिलेशनशिप। एक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो किसी और को अपने पास रहने नहीं देता है। उसके आसपास कोई दूसरा रहेगा ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना? दिस इज़ अ काइंड ऑफ अमेंशनलिज्म। ओके, तो वो ऑर्गेनिज्म जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की, उसको बोलते हैं अमेंसल। अमेंसल अमेंसल क्या करता है? अमेंसल क्या करता है? इनहिबिट करता है ग्रोथ को। इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर्स, ठीक है ना? दूसरों की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं अमेंशनलिज्म का।
तो अमेंशलिज्म का एग्जाम्पल हो जाना चाहिए सबसे पहले, जैसे कि सनफ्लावर, सॉर्गम, बार्ले, ये जो प्लांट्स हैं ये वीड्स को अपने आसपास ग्रो नहीं करने देते हैं। तो इनके आसपास आपको क्या नहीं मिलेंगे? वीड्स नहीं मिलेंगे। तो मतलब वीड्स को ये आसानी से ग्रो नहीं होने देते, इसका मतलब इन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वीड्स इनके आसपास ग्रो नहीं हो सकते। तो मतलब ये ज़ीरो पर हैं और वीड्स कहाँ चला गया? नेगेटिव पर। तो ये क्या है? अमेंशनलिज्म है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड वन। दैट इज ओसिमम। ओसिमम आप जानते हैं, तुलसी होती है, ओसिमम सैंक्टम। तुलसी के आसपास दूसरे प्लांट्स उसके एकदम नज़दीक ग्रो नहीं कर पाते, थोड़ा दूरी पर ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब अदर प्लांट्स कैन नॉट ग्रो नियर बाय। अदर प्लांट्स कैन नॉट ग्रो। तो मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया तुलसी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़ीरो, बट अदर प्लांट्स को नुकसान हो गया, नेगेटिव। तो ये अमेंशलिज्म है आपके सामने। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। एंटीबायोटिक्स आर प्रोडक्ट ऑफ अमेंशलिज्म। तो जैसे कि एक फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, पेनिसिलियम नोटेटम एक पेट्री प्लेट के अंदर अगर आ जाए और उस पेट्री प्लेट पर पहले क्या हो? उस पेट्री प्लेट पर पहले से पेट्री प्लेट पर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। और वो बैक्टीरिया कौन से हैं? वो बैक्टीरिया हैं स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, COCCUS, स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस पहले से यहाँ पर प्रेजेंट हैं, येलो कलर मैंने दिखाया है इनका। ओके, और क्या होता है अगर यहाँ पर पेनिसिलियम आ जाए तो क्या होगा? अगर पेनिसिलियम आ गई यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ पेनिसिलियम आ जाएगी वहाँ क्लैरिटी होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वहाँ से स्टेफाइलोकोकस ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स वॉट? इट मीन्स पेनिसिलियम इज इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस। ठीक है ना? जहाँ जहाँ ये पेनिसिलियम जाएगी वहाँ वहाँ स्टेफाइलोकोकस ख़त्म होता चला जाएगा। बिकॉज पेनिसिलियम नोटेटम से क्या निकलता है? इससे निकलता है एंटीबायोटिक। कौन सा एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। ओके, पेनिसिलिन, और बिकॉज ऑफ विच द बैक्टीरिया विल बी किल्ड। सो कैसा रिलेशनशिप हो गया? फाइनली पेनिसिलियम को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ज़ीरो। बट किसको फ़र्क पड़ता है? अपने बैक्टीरिया को फ़र्क पड़ता है, नेगेटिव। तो ये कैसा है रिलेशनशिप? अमेंशलिज्म है। ठीक है ना? तो आज हमने काफ़ी पढ़ा पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।